एंड न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, ठीक है, ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया था। ओके, सो जस्ट लेट मी ओपन दिस स्क्रीन इज येट अपलोडेड। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, ब्लैक यस सर। स्क्रीन, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर सर। वाइट है। यस सर। हाँ वाइट है, तो यस वो थोड़ा लोड हो रहा है, 1 मिनट दीजिए ज़रा, शायद। So now we will start GOC, that is General Organic Chemistry. इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो see what we'll learn in this particular chapter is the types of intermediates. क्या टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट आज की जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये इंटरमीडिएट्स क्या होता है ये पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास दो प्रकार के रिएजेंट आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या आता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कैसा है कि ये जो है एक बोलते ना टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर आपको छोटे छोटे चैप्टर्स मिलते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर आपको पहला इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड इफेक्ट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर इंडक्टिव के बाद आपको एक मिलता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ठीक है। ये चार जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है या व्हाट इज़ एन एरोमेटिसिटी, तो एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैंने जो लिखा है वो लिखा है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब नाम से ये समझ में आ रहा है कि भाई इंटरमीडिएट रिएक्शन के दरमियान बनेगा। व्हेन एवर यू आर डूइंग द कन्वर्जन, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो बीच में कुछ तो मिलेगा, उसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अब ये जो कुछ तो मिलेगा ये क्या होगा वो जरा मैं आपको बताता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ ना। देखिए हमारे पास पहला जो है वो है कार्बोकैट आयन, कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट। अब मेरे को ये बताइए जो कार्बोकैटायन होता है उसको चार्ज क्या होता है, बोलिए। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर किसी बंदे को पॉजिटिव चार्ज आया तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा रखता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इच्छा रखता है? डोनेट। डोनेट। अच्छा, Donate. मतलब कोई गरीब आदमी है, तुम उससे पैसे मांगेगे तो वो आपको पैसे देगा कि बोलेगा भाई तू मेरे को ही दे दे? क्या बोलते हो? मतलब किसी गरीब आदमी से पैसे मांगोगे तो वो बोलेगा भाई मेरे को ही दे देना, तू मेरे से क्यों मांग रहा है? तो व्हाट आई मीन टू से, व्हेन समबडी इज इलेक्ट्रॉन पुअर
और इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, तो उसको हम लोग कौन सा चार्ज दिखाते हैं? बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव देखो, नेगेटिव का मतलब रिच होता है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज होता है, चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन की मात्रा जिस जगह पे बढ़ेगी, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग एक जगह पे आ जाएंगे तो वो अच्छी जगह, बहुत घटिया लोग एक जगह चले जाएंगे तो लोग बोलते हैं दैट प्लेस इज़ नॉट गुड बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत गंदे लोग वहाँ बैठते हैं। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा हो जाएगा तो वो आपको बताएगा क्या मैं जमा हो गया? नहीं, हमको पता चल जाता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वेन एवर दे गेट्स एक्यूमुलेटेड, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और आई कैन से दैट लेसर इलेक्ट्रॉन इज देयर, लेसर इलेक्ट्रॉन और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मामले में वो गरीब है, डेफिशिएंट है, तो उसको चार्ज लगेगा पॉजिटिव। क्या लगेगा? पॉजिटिव। तो जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। अब ज़रूरत उसी को रहेगी जिसके पास सफिशिएंट मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कार्बोकैटायन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इफ़ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये हम लोगों ने कल ड्रॉ करके देखा था कि कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज उसको डेवलप हो गया तो अभी वो सोच रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन मिले। हाँ, मिले इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन मिले। उसको मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब पुअर हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में, और नेगेटिव चार्ज का मतलब रिच होता है। इतना दिमाग में फिट करके चलो। अब आपने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा है, कितने प्रकार के कार्बन होते हैं बताएंगे? We have how many types of carbon? Can anyone tell me? बोलिए। फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में हाँ, वेरी गुड। नाम बोलिए बेटा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी। फैंटास्टिक। प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड देन क्वाटरनरी कार्बोकेटायन। बहुत बढ़िया, गुड। अब जरा समझते हैं इसको हम लोग। जब मैंने एक कार्बन लिखा है, उसको एक कार्बन मैंने जमा कर दिया उसके बगल में CH3, और उसको मैंने बाकी दो जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया और उसको कर दिया पॉजिटिव चार्ज। तो अब मेरे को बताइए ये कौन सा कार्बोकेटायन है? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? प्राइमरी। बहुत बढ़िया। बिकॉज द कार्बन विच इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन डायरेक्टली, तो इसीलिए मैं इसे बोलूँगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। सही बात है। यस सर। यस अब इसी प्रकार मैं सेकेंडरी भी बनाऊंगा और टर्शरी भी बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को 3 बॉन्ड ही बनाना है, तो मैं क्वाटरनरी बना नहीं सकता हूँ। अगर मैं क्वाटरनरी बनाऊंगा तो उसको मैं चार्ज नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो 4 बॉन्ड तो पहले से बना के रख रहा है। ये हो गया CH3, CH3 एंड H विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। यस यस सर। अब इसी प्रकार मैं बना दूंगा टर्शरी। तो टर्शरी में एक कार्बन रहेगा, उसको पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और उसके साइड में 3 मैंने कार्बन लगा दिए, तो वो टर्शरी कहलाएगा। टर्शरी कार्बोकेटायन। अच्छा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आ रही है आप लोगों को बात? रिएक्शन जब होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बना सकता है बीच में, या नेगेटिव चार्ज बना सकता है, या रेडिकल बना सकता है। तो जो भी बनाएगा उसके हिसाब से उसका नाम उसको दिया जाएगा। तो फिलहाल ये मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट। तो ये जो पहला वाला इंटरमीडिएट लिखा है इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटायन।
अभी आप मुझे ये बताइए, सभी जो कार्बन है जिनको पॉजिटिव चार्ज है, दे वांट इलेक्ट्रॉन और दे आर विलिंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन? बोलो। want electron. Want electron. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मतलब मान लीजिए किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पैसे की ही होती है भाई, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा है, उसको एक जन पैसे दे रहे हैं, कोई 2 जन दे रहा है, कभी 3 लोग दे रहे हैं, तो वो जब उसको 3 लोग पैसे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, यार ज़्यादा पैसे मिल रहा है। पैसे से मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलता हूँ, देखो देखो हर एक कार्बन के बगल में मैंने एक मिथाइल लगा के रखा है। जब मैंने एक मिथाइल लगाया तो उसको मैंने क्या बोला, ये जो एक मिथाइल मैंने लगाया है तो ये प्राइमरी है ना। जब मैंने 2 मिथाइल लगाया है या 2 कार्बन लगाया तो वो सेकेंडरी का एग्जाम्पल है, यस। और जब मैंने Yes, sir. Yes, तीन sir. मिथाइल लगाया है या 3 कार्बन उसके बगल में लगाया है तो वो टर्शरी है। तो अब ये मिथाइल का काम क्या होता है? मिथाइल का काम होता है पैसे देना। अब यहाँ पैसे से मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो मिथाइल क्या करेगा, 3 मिथाइल है और वो 3 इलेक्ट्रॉन, आई मीन 3 जगह से इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई ले ले तू मेरे से इलेक्ट्रॉन, ये भी बोलेगा तुम भी ले लो, और ये भी बोलेगा तुम भी ले लो। तो जो बीच वाला कार्बन है उसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब वो खुश। एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे 2 लोग ही है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले, और प्राइमरी में तो एक ही लोग है। मिथाइल में तो कोई उसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा, बोलते हैं ना, डोनेशन हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो सुखी इंसान है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? Tertiary Tertiary carbon. कार्बोकैटायन. तो जो सुखी है वही स्टेबल है। समझ में आई बात नहीं है? द कार्बोकैटायन विच इज़ हाईली स्टेबल, ना वाई दैट इज़ हाईली स्टेबल, बिकॉज उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो पूरी हो रही है, तो वो स्टेबल रहेगा, उसको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो आपको बोलना चाहिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर मिथाइल होता है। ये बात सबको समझ में आई कैसे होता है ये? इज़ दैट पॉइंट क्लियर टू Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने जस्टिफाई किया है, ये मैंने लॉजिकल रीज़न दिया है। इसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है? जब हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं ना, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब चौक इधर मान लीजिए चौक से मैंने बोर्ड पे लिखा, वो छोड़ दो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप घर में जैसे मम्मी है या कोई भी है बर्तन साफ़ करता है, तो बर्तन के ऊपर हम लोग पाउडर लगाते हैं। आजकल तो पाउडर नहीं आता है, आजकल विम बार ये सब आता है। तो मान लीजिए पाउडर लगाते हैं, घसने वाला पाउडर, तो उसको मैंने फेंका बर्तन के ऊपर, तो बर्तन के ऊपर जाके क्या हो गया, पाउडर को बर्तन के ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, पाउडर उसके ऊपर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा सर. चिपक, हाँ, लड़के लोग को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, शादी होने के बाद हो जाता है, ठीक है। तब तक थोड़ा मज़ा है। देखो, तो जब वो उसके ऊपर स्टिक किया तो वो एक प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है वो? एक प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस है पता है? उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। द व्हेन द पाउडर इज गेटिंग स्टिक टू द सरफेस ऑफ द स्टील, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब मैं घर में किसी को बोलूँगा मम्मी ने बर्तन साफ़ किया, मैं देखूंगा तो मैं बोलूँगा मम्मी देखिए एडजॉर्प्शन है। मम्मी को कुछ मतलब नहीं है, मम्मी को मतलब किससे है? बर्तन साफ़ होने से। तो यहाँ पे मैं जो तुमको समझा रहा हूँ ना, लॉजिकल रीज़न क्या दे रहा हूँ कि भाई कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसको 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो स्टेबल हो रहा है। लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या उसको एक्चुअल में ये कर रहा है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आई होप ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सभी को समझ में आया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मिथाइल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आप sir. लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ पर लिखना। मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, पहले इसको लिख लो, जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको कॉपी कर लीजिए।
हो जाएगा तो मुझे बताना। लिख हो गया। Is it done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी स्टेटमेंट लिखिए। The tertiary carbocation is highly stable. The tertiary carbocation is highly stable because it is getting electron from three sources. Because it is getting electron from three sources. ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes. चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या था? कार्बोकैटायन था। अच्छा, अभी पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने कार्बोकैटायन मान लिया है। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? Anion. Carbon ion. बहुत बढ़िया, कार्ब एनायन, फैंटास्टिक। अभी यहाँ देखिए, कार्ब एनायन एज इंटरमीडिएट। अब ये मैंने कल बताया था कि कार्बोकैटायन कब बनता है और कार्ब एनायन कब बनता है। यस, कल मैंने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? हाउ डज द कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हैपेंस एंड हाउ डज द कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हैपेंस? किसी को याद आ रहा है तो बोलिए। कार्बोकैटायन किस प्रकार बनता है और कार्ब एनायन किस प्रकार बनता है? अरे जब बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली टूटेगा तो रेडिकल बनता है। अब जब बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटेगा तो या तो वो कार्बोकैटायन बनाएगा या तो कार्ब एनायन बनाएगा। तो वही तो मैं पूछ रहा था, समझा आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो कार्ब एनायन में जैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकैटायन समझते हो, उसी प्रकार से कार्ब एनायन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और मिथाइल होता है। तो मैं पहले मिथाइल बना देता हूँ, सी, दिस इज द मिथाइल कार्ब एनायन। उसी प्रकार से प्राइमरी कार्ब एनायन हो जाएगा। देन वी कैन हैव अ सेकेंडरी कार्ब एनायन and we can have a tertiary carbon ion. ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर जो हमको समझना है स्टेबिलिटी के मामले में, देखो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो लोग राजा लोग हैं, राजा को कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, वो गरीब लोगों में बांट देता है। तो जो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है कि नहीं है? इज इट पुअर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? No. No. नो। No, sir. तो No, अगर sir. जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो No, चीज़ sir. दोगे तो वो उसकी कदर नहीं करेगा। जिसका पेट भरा है ना, उसको गुलाब जामुन दोगे, रसमलाई दोगे तो बोलेगा नहीं खाने का। बट वो अलग बात है, कुछ लोग खा लेंगे, ठीक है, बट आइडियली देखा जाए पेट भरा है तो लोग नहीं खाते। तो अब मेरे को ये बताओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें से कौन होना चाहिए लॉजिकली, आप समझिए और बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए।
देखो मिथाइल का काम क्या है, मिथाइल का जो नेचर है, मिथाइल का जो स्वभाव है वो इलेक्ट्रॉन देने का स्वभाव है। तो सामने वाला रिच हो या पुअर हो उसको कुछ पड़ता नहीं है फर्क, वो चैरिटी करने वाला ही है। तब सामने वाला इधर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो भाई राजा आदमी है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये जो है आपका मिथाइल ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनको चार्ज क्या होता है बोलिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बोलिए, माइनस। माइनस चार्ज होता है। चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को अगर मतलब जैसे दो लाइक चार्जेस साथ में आ जाए ना, दो नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बोलेंगे भाई दूर जाओ, नो अट्रैक्शन, इट इज़ ओनली रिपल्शन। तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो धक्का मार के पीछे कर देगा। तो ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो तुमने वही चीज़ उसको दिया, तो वो बोलेगा नहीं चाहिए भाई, टाटा बाय बाय। तो ये हो गया अनस्टेबल। अब अगर आप बात करते हो मिथाइल कार्ब एनायन का, मिथाइल कार्ब एनायन का, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, वो भाई वो बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन देने की मेरी क्षमता नहीं है, तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो उसको इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, तो वो सुखी इंसान है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहता है मिथाइल कार्ब एनायन, और सबसे कम होता है टर्शरी कार्ब एनायन। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। तो मिथाइल सबसे ऊपर आता है, फिर 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन। ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो मुझे बताना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको भी जरा नोट डाउन कर लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑर्डर। हो जाएगा तो बोलिएगा आप लोग। डन। यस सर। तो मैंने आपको कैटायन बना दिया और एनायन के बारे में बता दिया है, ठीक है। अभी हमको जो है रेडिकल पढ़ना है, इसके अंदर भी डीप में अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, उतना हाई डोज अपन नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, जब ज़रूरत लगेगी तो हम लोग डोज को बढ़ा देंगे। फिलहाल अपन फंडामेंटल समझ रहे हैं। कि देखो हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो फंडामेंटल के बेसिस पे ही बनते हैं। अब इमारत कितनी भी ऊंची बने, फंडामेंटल उसका बेस उतना मजबूत नहीं रहेगा तो वो कब तक खड़ी है उसको ही नहीं पता है। बोलने का मतलब आप हमेशा फंडामेंटल को एकदम स्ट्रॉन्ग रखो, टेक्स्ट बुक को एकदम जम के पढ़ो, ठीक है। तो जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़े रहोगे ना, उतना बेसिक्स आपका क्लियर है, आप ऊपर ऊपर का बाद में पढ़ो। चलिए, सो नाउ विल अंडरस्टैंड द फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट। मुझे कोई बताएगा फ्री रेडिकल कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है? आप फ्री रेडिकल कब बना सकते हो, मतलब आपको जब मन में आएगा फ्री रेडिकल बना लोगे, कुछ उसका कंडीशन रहेगा ना भाई। देयर विल बी सर्टेन क्राइटेरिया टू मेक फ्री रेडिकल। बोलिए, मेरे को बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। When bond breaks homolytically. हाँ, बहुत बढ़िया। किसने बोला ये, नाम बताएंगे आप अपना? Kirtana. कीर्तना, फैंटास्टिक, वेरी गुड। So whenever the bond is broken homolytically, there is a chance we are going to get a radical. Very good. तो अब यहाँ पर जो है मैं प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, टर्शरी रेडिकल और मिथाइल रेडिकल बना के आपको दिखाऊंगा, और फिर उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे।
तो देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ मिथाइल रेडिकल। दिस इज द मिथाइल रेडिकल, दिस इज द मिथाइल रेडिकल, दिस इज द CH3 HHH, दिस इज द प्राइमरी रेडिकल। सही बात है। Yes, sir. ये है आपका सेकेंडरी। उसी प्रकार आपका हो जाएगा टर्शियरी। स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैंने जो लिखा है, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इज इट विजिबल Yes, और sir. गायब हो गया? दिख रहा है? हाँ, चलो मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिखता रहेगा। यस, इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी रेडिकल मेरे को बताइए, इलेक्ट्रोफाइल होता है कि नहीं होता है? अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसे इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है उसके ऑर्बिट में। ये मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मिथाइल रेडिकल है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 डिग्री रेडिकल को भी, 2 डिग्री को भी और 3 डिग्री को भी। अब मुद्दे की बात ये है कि भाई उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो जो कार्बोकैटायन में ऑर्डर जा रहा था वही ऑर्डर यहाँ पे जाएगा, बिकॉज कार्बोकैटायन को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और रेडिकल को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है वो मिलने वाला है टर्शरी को। ये लोग भाई इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने पहले बोल दिया, ऑल अल्काइल ग्रुप वेदर इट इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये लोग भाई रिच लोग होते हैं। ये लोग बोलते हैं भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, हमको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। सो दे एक्ट एज अ EDG। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन, Yes, sir. हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट है? चलो मैं बता रहा हूँ अभी। तो जब आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को डिसाइड करोगे तो ऑर्डर क्या बनाओगे बताइए? व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी का ऑर्डर? हाँ बोलिए। अरे ये मैंने पहले बोल दिया ना, जो ऑर्डर कार्बोकैटायन का जाता है वही ऑर्डर रेडिकल का भी जाएगा। रीज़न मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला बंदा। अब मुझे जिस चीज़ की चाहत है वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो टर्शियरी में 3 लोग उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भाई खुश हो गया। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलिए आप लोग। 3 degree, 2 degree, 1 degree. Metal. हाँ, वेरी गुड। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर रेडिकल is 3 degree, 2 degree, 1 degree and then methyl। ये सब इंटरमीडिएट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको इंटरमीडिएट के बारे में और स्टेबिलिटी के बारे में आ गया ना, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आती है। वो कितना बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम लिखे, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देखे, वो उसको आसानी से क्रैक कर लेगा। तो बेसिक धीरे धीरे अपन एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट। फिर मैं आगे बढ़ूँगा। किसी को कोई डाउट रहेगा तो बोलना मुझे बिना हेजिटेशन के, डाउट छोटा हो या बड़ा हो।
बोल पूछ ले। डन। Yes, sir. तो मैंने कितने इंटरमीडिएट्स डिस्कस किए अभी तक? 3. 3. वेरी गुड। 3. अब तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलिए फटाफट। कैटायन और रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। 3 degree, 2 degree, 3 1 degree, degree. 2 3 degree, degree, 2 degree, 1 1 degree degree. methyl. वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ अभी मैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगा। वो टर्म्स मतलब मॉलिक्यूल ही होते हैं, तो वो कैसा दिखता है और उसका नाम क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर जाऊंगा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ फिनाइल, मैं आपसे बोलूँ बेंजाइल, मैं आपसे बोलूँ अलाइल, मैं आपसे बोलूँ विनाइल, तो बच्चा बोलेगा सर क्या बोल रहा है, अलाइल फिनाइल विनाइल। बच्चे को तो मालूम ही नहीं है, बच्चे ने वो स्ट्रक्चर देखा ही नहीं है। जब आप वो स्ट्रक्चर को देख लेते हो आपके दिमाग में वो इमेज बन जाती है, तो जब कोई बोलता है तो वो इमेज दिमाग में बनती है, हाँ ये ऐसा होता है, तो उसको डाउट नहीं आएगा। जब तक आप उसको देखे नहीं हो ना तो आपको लगेगा यार ये क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे हम लोग लेमन और ऑरेंज है ना कंज्यूम करते हैं, क्या लेमन एंड ऑरेंज। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, लेमन का स्मेल, मेरे को कोई आग बांध करके पट्टी देते, मेरे को एक ग्लास में लेमन का जूस देते, दूसरे में ऑरेंज का जूस देते, मेरे को कोई बोले सर बताओ ये लेमन है कि ऑरेंज है, तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्मेल से बता दूंगा ये लेमन है ये ऑरेंज है। वो आप भी बता सकते हो, अब मैंने कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मार दिया। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूँ लेमन का जो मॉलिक्यूल है, लेमन के अंदर का जो कंपाउंड है वही कंपाउंड ऑरेंज के अंदर का भी है, अब दोनों का स्मेल कैसे अलग हो गया? मतलब सेम कंपाउंड, लेमन एंड ऑरेंज बोथ आर द सेम कंपाउंड, लेकिन एक फ़र्क आता है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, और उस एक डिफरेंस की वजह से उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। मालूम है? अभी वो पता तो नहीं रहेगा, मैं बताता हूँ आपको, जब मालूम पड़ जाएगा तो आप किसी और को बता सकते हो। तो ये चीज़ें कैसा है, जब आपके ब्रेन में वो चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं, वो सेटल्ड है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो वो रिकलेक्ट होता है, हाँ ये पढ़ा था हमने। तो एक कंसेप्ट आता है स्टीरियो केमिस्ट्री का, स्टीरियो केमिस्ट्री। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ये अलग स्टोरी है। एक होता है डी और एक होता है एल फॉर्म। जैसे कि देखो आप नेचर में जो भी दवा आती है ना, आयुर्वेदिक दवा खाते हैं लोग, तो आयुर्वेदिक दवा खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा का प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब वो बहुत देर के बाद काम करना स्टार्ट करती है। ऑन द स्पॉट आपको उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, ऑन द स्पॉट के लिए आपको एलोपैथी लेना, मतलब सर दुख रहा है, बड़ा हड्डी टूट गई, पैर दुख रहा है, कुछ भी हो गया, तो पेन किलर आपको तुरंत काम करके देता है। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं, लेकिन आयुर्वेदिक का मेडिसिन अगर खाओगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आता। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, नेचर में वही चीज़ मिलती है जो ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत है। कचरा भी मिलता है, बट कचरा हम लोग नहीं लेते, बट जो हमको ज़रूरत है वो भगवान ने दिया है नेचर में, लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम नहीं करते। तो जो ऑल द नेचुरल थिंग्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द नेचर, दे आर रिक्वायर्ड, दे आर एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी, एंड द थिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड वो भी प्रेजेंट है, तो वो कंज्यूम करोगे तो प्रॉब्लम होता है। तो डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म जो होता है वो नेचर में मिल रहा है, तो जब आप मेडिसिन खा रहे हो ना तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बॉडी के किसी ऑर्गन के ऊपर क्रिएट करता है, किडनी के ऊपर या लीवर के ऊपर या हार्ट के ऊपर, कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट पड़ता ही है। ठीक है, आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता। तो आयुर्वेदिक वाली जो मेडिसिन बनती है ना वो एकदम स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, वो एकदम मतलब जिस ऑर्गन के ऊपर काम करना है ना उधर ही जाके काम करेगा। जैसे आप कोई डेलिकेट, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग आता है ना, लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग में ना कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन मतलब क्या, जैसे पैरासीटामोल लेने जाओगे ना आप लोग, तो पैरासीटामोल 4 लोग बेचते हैं, सिप्ला भी बेचेगा, रनबेक्स भी बेचेगा, फिर आपका लोकल कंपनी लोग भी वो लोग भी बेचते हैं, लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है ना वो सब लोग नहीं बना पाते, वो बहुत कॉस्टली होता है। क्यों? तो अभी लाइफ सेविंग ड्रग में क्या होता है, उसका टारगेट होता है एकदम उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर जाके काम करना। तो जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो कोई शैम्पू 1 रुपये का आता है,
कोई शैम्पू जो है अभी इंडिया के मार्केट में उतना महंगा नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने एक पाउच लिया था, पाउच 15 रुपये वाला भी, 20 रुपये वाला भी। अब मेरे कल्याण में तो 20-25 रुपये वाला कोई एक पाउच नहीं मिलता है, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा कि 25 ml या 20 ml का शैम्पू का प्राइस हमारे जो मार्केट में है वो 1 रुपये वाला भी मिलता है, और एक जो मेरे को मालूम है डव कुछ तो आता है वो 5 रुपये का आता है। तो 1 रुपये और 5 रुपये में क्या फ़र्क आ जाता है? देखो, एक होता है हेयर फॉल के लिए और एक होता है हेयर ग्रो के लिए, दोनों का काम अलग है, दोनों का काम अलग है। जैसे मैंने बोला ना, लेमन का काम अलग होता है, ऑरेंज का काम अलग होता है। काम मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के मामले में काम, दोनों के अंदर का मॉलिक्यूल सेम है। तो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं, जो हम लोग मैन मेड है या जो भी सिंथेटिक है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारे को सफिशिएंट चीज़ें अवेलेबल है। नाउ अब मैं जो बताने वाला था वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप वो चीज़ें को अगर पढ़े हो तो जब कोई पूछेगा तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हो। तो मैंने अलाइल, फिनाइल, बेंजाइल, अराइल, विनाइल करके मैंने इसके कुछ तो नाम लिए थे। तो अब जरा वो मैं बता देता हूँ, जरा देखिए। ये है आपका, इसका कोई नाम मुझे बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा फेवरेट है ये। Benzene. Benzene. फैंटास्टिक, होशियार बच्चे हैं अपने पास। सो इट इज़ अ बेंजीन। अब मेरे को बताइए, जो बेंजीन है इसकी डिस्कवरी किसने की, ये भी कोई बता दे तब तो मैं मान जाऊँ। बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब बेंजीन का डिस्कवरी मैं बता रहा हूँ, ये जीके आपका बढ़ेगा इससे। बेंजीन गॉट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने बहुत बड़ा काम किया है फिजिक्स के अंदर डायनामो की डिस्कवरी करके। अब डायनामो क्या होता है मालूम ही रहेगा आप लोगों को, ठीक है, पढ़ोगे फिजिक्स में, नहीं मालूम है तो। सो माइकल फैराडे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ही डिड द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। वो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को बेंजीन से मतलब है, फिर भी मैं बता दिया। जिसने क्रेडिट, जिसने डिस्कवरी किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। अब मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, क्या हो गया? C6H5। इसे आप क्या बोलोगे मालूम है? इसे आप बोलोगे फिनाइल। Whenever you remove one hydrogen from the benzene, the name of the compound which you are going to get is called as phenyl। अच्छा, अभी यही फिनाइल के अंदर मैंने एक कार्बन चिपका दिया, वो कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखो, ये जब मैंने C6H6 बोला ना, तो हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। बेंजीन का एक्चुअली ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब जो दिखता नहीं है ना वो हाइड्रोजन रहता है, वो हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। जो दिख नहीं रहा ना वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कैसा है, मैंने एक इसको सीधा लगा दिया CH2। अब बेंजीन के पास डायरेक्टली अगर एक CH2 कनेक्शन आ जाए तो उसे कहा जाता है बेंजाइल। सो व्हाट इज फिनाइल? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो फॉर्मूला हो जाता है C6H5, उसे कहा जाता है फिनाइल। अगर उसी बेंजीन के अंदर आप हाइड्रोजन हटा के CH2 चिपका दो तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहा जाता है बेंजाइल। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, ओके। अब हम बात करेंगे, फिनाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, अलाइल क्या होता है और विनाइल क्या होता है। देखिए, अलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, मतलब इतना सिस्टम मिला ना। जैसे ये CH3 की जगह पे मैं क्या करूँगा, अभी CH2Cl लिख देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा, इसको मैं बोल सकता हूँ, एक मिनट रुको, इसको इरेज करने दो। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। तो ये जो इतना पार्ट है ना इसे कहा जाता है अलाइल। उसके आगे मैंने लगा दिया Cl, तो ये हो जाएगा अलाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अलाइल क्लोराइड। आपको जस्ट पहचानने में आना चाहिए ये अलाइल है कि नहीं है। ठीक है, दिस इज अलाइल क्लोराइड। अब ये क्लोराइड जो है ये चेंज होते रहेगा, अगर OH आ गया तो अलाइल अल्कोहल, Br आ गया तो अलाइल ब्रोमाइड। सो व्हाट इज अलाइल, व्हाट इज बेंजाइल, व्हाट इज फिनाइल, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अच्छा, अभी एक और बच रहा है विनाइल। तो बेंजीन आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, उसको अगर आपने एक लगा दिया Cl, क्या लगा दिया Cl, देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ये दिख रहा है क्या आप लोगों को कि गायब हो गया, ये स्क्रीन थोड़ा सा ये हो गया, फ्रीज हो रहा सर है। स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन हो गया है फ्रीज। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो, लैपटॉप क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ में आ रहा है ना, इसके लिए। हाँ चलो 1 मिनट, तब तो जो लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या कर लिया सर। सो फिनाइल बेंजाइल सबको क्लियर हो चुका है। फिनाइल बेंजाइल और अलाइल, ये 3 मैंने बता दिया। Yes. अच्छा, अभी जो बाकी है वो है आपका विनाइल। तो विनाइल किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इतना वाला जो सिस्टम है ना, इसे कहा जाता है विनाइल। क्या कहा जाता है, विनाइल। और आगे आपने लगा दिया Cl, तो ये हो गया क्लोराइड। क्या हो गया, क्लोराइड। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। तो मैंने 4 चीज़ें आप लोगों को बताई है, बेंजाइल बताई है, फिनाइल बताई है, अपना अलाइल बताया है और विनाइल बताया है। और एक अराइल होता है, वो बेंजीन रिंग को अराइल बोलते हैं। बेंजीन या उसके जैसे उसके खानदान से जो लोग आते हैं उसको अराइल बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा जो अगला कंसेप्ट है आज का जो डिस्कशन करने का, मैंने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस किया है। अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा फ्रीज हो चुका है, लेट मी जस्ट मूव अप। नाउ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जस्ट 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर मुझे सबसे पहले पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हम लोग आई इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। अब इस इफेक्ट में होता क्या है ये हमको सबसे पहले समझना, और इस इफेक्ट की होने की वजह से क्या होता है वो भी समझना है। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पहले ओरली सुन लो। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप ऐसा समझो, एक बहुत बड़ी चेन है, मतलब ह्यूमन बींग की चेन समझ लेते। पहले 10 आदमी लोग लाइन से खड़े हैं, तो एक आगे वाले आदमी के आगे ना, जो सबसे 1 नंबर का आदमी है, उसके पास कोई एक बंदा आ गया जो उसे खींच रहा, टग ऑफ वॉर हो रहा है। तो हो गया क्या, तो अगर वो ज़्यादा फोर्सफुली खींचेगा तो आदमी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसमें भी वही कुछ होता है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब मैंने ऊपर बोल दिया ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो इसमें जो सारा का सारा जो खेल होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसे ही कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। अभी इसका ये स्टेटमेंट देखिए, आपके पास जो है एक चेन है 5 कार्बन की, 6 कार्बन पकड़ लीजिए, इसमें मैंने लगा दिया फ्लोरीन। Now the fluorine is the strongest electronegative element of the periodic table। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, मतलब ये दबंग है। ये भाई इलेक्ट्रॉन किसी को लेने नहीं देगा, सामने वाले को बोलेगा तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे को दे दे, नहीं देगा, कोई बात नहीं मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होता है, बाकी जगह पे सब हाइड्रोजन है, एवरीवेयर देयर इज 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट। सो
HH अभी होगा क्या, फ्लोरीन विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्यों खींचेगा, उसका काम है खींचने का भाई, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो देखिएगा थोड़ा ना, वो खींचने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन के खींचने में होगा क्या, जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन है ना, वो ज़्यादातर मात्रा में फ्लोरीन के पास आ जाएगा, तो कार्बन जो है वो हो जाएगा गरीब इलेक्ट्रॉन के मामले में। सो द कार्बन विल गेट चार्ज डेल्टा प्लस। अब कार्बन बोलेगा बगल वाले को, भाई तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब हूँ, तो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसको डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस जो 2 है वो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, डेल्टा प्लस 3, फिर डेल्टा प्लस 3 बगल वाले से लेगा, डेल्टा प्लस 4। तो ये सिलसिला जो है कार्बन नंबर 4 तक चलता है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था, जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा थी, वो एक एटम की तरफ शिफ्ट हो गई है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है, वो आसानी से नहीं टूटता। जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, ये नहीं टूटेगी भैया, एक एडवर्टाइजमेंट है। तो वैसे ही सिग्मा बॉन्ड जो है वो आसानी से नहीं टूटता, पाई बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजिली। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, displacement of sigma bonded electron towards more electronegative atom, towards more electronegative atom। मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। So displacement of sigma bonded electron towards more electronegative atom is called as inductive effect. It's called as inductive effect. अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा हूँ तो मैं एज अ प्लस आई ग्रुप बन जाऊंगा। इट इज ऑफ टू टाइप, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। हमारे पास ये दो इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, इसका स्टेटमेंट क्या है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम की तरफ खींचा चला जाएगा, और ये जो इफेक्ट है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी इसका इफेक्ट कम होते चला जाता है। आप कार्बन नंबर 4 के आगे नहीं देख रहे हो, मैंने कार्बन नंबर 4 तक ही पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट ऑल्सो, इट गेट्स नलिफाइड आफ्टर कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 के आगे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग पहले, फिर मैं एक जोक सुना था, मेरे को एक जोक याद आ गया है। हो गया सर। ओके, अब इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो बंदा है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ऑल अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 मिथाइल ले लो, या CH2
CH3 इथाइल ले लो। तो ये जब इथाइल मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो कौन से इफेक्ट के थ्रू करता है, बताया ना मैं, इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? पहली बात तो देखो, मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो सामने वाला मेरे को बोलेगा भाई तू ले ले। तो वो सामने वाला जो मुझे दे रहा है, और मुझे, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना, सामने वाले को डोनेट करना है और मेरे को गेन करना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को गेन डोनेट ही करना है, अभी मेरे को लेना ही नहीं तो तू दे के क्या करेगा। और जो सामने वाले को लेना है और मेरे को देना नहीं है, तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। तो जो अल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, दे एक्ट एज अ डोनर। तो वो डोनर का काम करते हैं, लेकिन सामने वाले को तो लेना भी तो चाहिए ना। अब सामने वाले को जबरदस्ती दोगे तो फिर वो उसको स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा? क्या करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल करेगा। Unstable. तो आपको अभी अनस्टेबल। थोड़ा सा हिंट लगता रहेगा, वो जो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था ना कार्बोकैटायन का, तो मैंने लॉजिकली आपको क्या बताया था? कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच की पुअर, रिच। Reach. कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब sorry, पॉजिटिव poor. चार्ज, Poor. Poor. पुअर। अब उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसे इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए आपको कुछ न कुछ तो इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने 4 इफेक्ट अभी ऊपर लिखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये सब में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। somebody is going to lose the electron, somebody will gain it. So what is happening in this particular example, the tertiary carbocation was highly stable. The reason is the inductive effect. क्योंकि मैंने बताया ना, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई, तो ये मिथाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन से माध्यम से करेगा? वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करेगा। वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, मैं रियल स्टोरी बाद में बताऊंगा। दिस इज द जस्ट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम में वो लोग ये पूछते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है तो क्या रीजन है? तो बच्चा बोले सर ने तो ये बताया नहीं, सर ने तो बोला तो इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो खुश है। तो सर ने वो समझाने के लिए दिया था। उसका एक्चुअल रीजन क्या है? एक और रीजन है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रीजन और है, वो डिस्कस करने के बाद ही मैं बताऊंगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, और sir. शुड आई रिपीट? बोलिए। हाँ चलो। अब माइनस आई इफेक्ट में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब ये सब फ्लोरीन ने क्या किया? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनर है कि विड्रॉल है? बोलो। फ्लोरीन ये दे रहा है कि विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन? Withdraw. हाँ, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG ग्रुप कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? EWG ग्रुप। जो देने का काम करेगा EDG, और जो विड्रॉ करने का काम करेगा EWG। AWG. Yes, this point is clear to everyone? Yes. Okay. Sir, what does G stand? G for group, E for electron, W for withdrawing, G for group, electron withdrawing group। तो यहाँ पे तुम्हारे को आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो खींचते हैं तो किसका इलेक्ट्रॉन खींचते हैं? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का भी होता है, वो नहीं खींचा जा रहा है। सिग्मा बॉन्ड जब खींचा जाएगा तो ही इंडक्टिव इफेक्ट है। हाँ या ना? हाँ सर. और इंडक्टिव इफेक्ट के नीचे जरा लिख लेना, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट ऑपरेट्स अप टू कार्बन नंबर 4, आफ्टर कार्बन नंबर 4 खत्म हो जाता है ये। अपने नोटबुक में आप ये भी मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, आया ना? हाँ सर. हाँ, तो अभी 2 मिनट बच रहा है, एक जोक सुना देता हूँ, मेरे को याद आ गया था। आधा ऐसे जोक समझ में आएगा नहीं तो छोड़ देना, ठीक है? ऐसे ही मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। देयर वाज मैथमेटिक्स का क्लास, सॉरी बायोलॉजी का क्लास गोइंग ऑन, ठीक है? तो बच्चे कुछ आगे बैठ के मस्ती कर रहे थे, तो सर ने खड़ा कर दिया बच्चे को, व्हाट आई एम टीचिंग। तो बच्चा बोलता है सर टाइप्स ऑफ रूट। क्या टाइप्स ऑफ रूट? सर बायो बॉटनी पढ़ा रहा था, बायो का क्लास चल रहा था।
तो सर ने डायग्राम बोर्ड पे ऊपर बना के रखा था, रूट्स का एग्जांपल एंड ऑल। तो सर ने पूछा व्हाट टेल मी द टाइप्स ऑफ रूट, तो बोलता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, सर ने टैप रूट फाइब्रस रूट डायग्राम पे बनाया था एंड ही इज टेलिंग दिस। तो अटेंशन होना चाहिए, अदरवाइज कुछ और ही बोलेंगे हम लोग। उसने गलत नहीं बोला था, सही बोला था, बट गलत क्लास में बोल दिया उसने। ओके सो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट। एक मिनट को, ये जूम हो चुका है। सर आपको पहला वाला स्लाइड दिखाएगा क्या, जो पहले आप बोले थे स्क्रीनशॉट है? हाँ एक मिनट रुक जा बेटा, ये चला गया है एकदम, जूम कर दिया पड़ेगा इसको, रुक जा। अरे बाप रे, पहले वाले स्लाइड में मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक मिनट रुक जा, इसको ज़रा मैं पहले कर लूँ। किधर लिखा है वो ज़रा देखना पड़ेगा, मैंने आगे पीछे घुमा दिया है। यार मिल नहीं रहा है, किधर चला गया। ठीक है, मैंने लिखा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है और एरोमेटिसिटी है। तो मैंने बोला था एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहले स्लाइड में मैंने लिखा था, जो आज का कंटेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी लैपटॉप कर रहा है मस्ती। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अगले सेशन में मिलेंगे। वॉट एवर आई हैव